विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। सोशल मीडिया एक नई घटना है और यह दुनिया भर में बनी रहती है। सोशल मीडिया ने लोगों को एक ही समय पर अलग अलग होने के बावजूद एक साथ जुड़ने में सक्षम बना दिया है और सोशल मीडिया ने लोगों के हित लगाव और व्यवहार के नए पहलुओं को उत्पन्न किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से सामान्य जानकारी से लेकर आपदाओं की जानकारी सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा करना बहुत ही संभव है। लोगों को इन घटनाओं को व्यक्त करने का तरीका और उस पर लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया को और शक्तिशाली बना देती है। एक बार एक रेलवे स्टेशन के बाहर गरीब परिवार का एक स्कूली बच्चा बहुत दयनीय स्थिति में बैठा था और साथ में वजन मापने वाली मशीन लेकर बैठा था और साथ में ही एक पुस्तक भी पढ़ रहा था। बच्चे की इन परिस्थितियों को वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने देखा और उसका ध्यान उस बच्चे पर आकर्षित हुआ। उस व्यक्ति ने उस बच्चे का फोटो खींचा और उसे एक सोशल मीडिया की साइट पर डाल दिया और वह तस्वीर आगे से आगे प्रसारित होने लगी। इस तस्वीर के जवाब में उस राज्य के मुख्यमंत्री सहित कई लोग उस बच्चे की मदद के लिए आगे आने को तैयार हुए। इनमें से कुछ ने इस बच्चे के अध्ययन का पूरा खर्च उठाने का वादा किया, तो कुछ ने उस बच्चे के परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही। इस रूप में यह सोशल मीडिया के एक सकारात्मक प्रभाव का एक उदाहरण हो सकता है। 2012 में यह सोशल मीडिया के शुरुआती मामलों में से एक था जो सरकार के सामने आया। जब भूकंप पीड़ितों की तस्वीर लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई तो लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कुछ अराजक तत्वों ने उस तस्वीर का गलत इस्तेमाल करके उसका प्रयोग दंगे फैलाने के लिए किया। उन्होंने बताया कि यह तस्वीर किसी विशेष स्थान पर जाति अथवा वर्ग के सामूहिक दंगों से पीड़ित एक मुस्लिम की है। इन तस्वीरों का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थों के लिए और दंगों को भड़काने के लिए किया गया था। एक बार दक्षिण भारत में रहने वाले स्थानीय प्रवासियों के खिलाफ नफरत और बदले से भरे हुए संदेश को वायरल किया गया था, जिसने लोगों को बहुत अधिक प्रभावित किया और जल्द ही वहां से भारी यात्रा में पलायन हुआ। लोगों को असम और पूर्व के राज्यों में लौटने के लिए मजबूर किया था जहां से वे आए थे। यह नकारात्मक पक्ष का एक स्पष्ट उदाहरण था जो बहुत ही कम समय में ही बड़े पैमाने पर उन्माद को फैलाने में सफल रहा। व्यक्तिगत स्तर पर सोशल मीडिया पर ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां पर किसी व्यक्ति का संबंध अपने साथी से समाप्त हो जाता है, तब वह अपने पूर्व साथी से बदला लेने के लिए अजीब तस्वीरें आगे प्रसारित करता है। इसके बाद के कानूनी परिणाम जो भी होते हैं, किंतु पीड़ित की प्रतिष्ठा को तो तुरंत नुकसान पहुंचता है। कुछ मामलों में तो ऐसी स्थिति से बहुत अधिक घातक परिणाम सामने आते हैं। ऐसा न हो कि यह भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक ताने बाने को ही छिन्न भिन्न कर दे। इंटरनेट की इस दुनिया का एक बुरा नतीजा यह भी है कि यह नाबालिगों अथवा कम उम्र के बच्चों की सभी प्रकार की संस्कृतियों तक पहुंच को आसान बनाती है, चाहे वे संस्कृतियां बुरी होती है अथवा अच्छी। ऐसी संस्कृति तेजी से युवा पीढ़ी के बीच सामाजिक व्यवहार और नैतिकता की परिभाषा को बदल देती है। इससे ऐसी समस्या पैदा हो जाती है जिससे समाज न तो दूर जा सकता है और न ही इसे अनदेखा कर सकता है। समस्या यह है कि समाज तेजी से बदलती तकनीक के साथ तालमेल नहीं बना पा रहा है और अनजान सामाजिक परिणामों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, जो अगली पीढ़ी और युवाओं को करीब लाने के बजाय उनके बीच दूरी को बढ़ा रहा है। ऐसी दुनिया में जहां हर रोज इंटरनेट के बहुत सारे माध्यम
स्थायी मुलाकात की जगह लेते जा रहे हैं। इन माध्यमों का सही तरह से प्रयोग करने की जिम्मेदारी अब भी लोगों में नजर नहीं आ रही है। किसी भी मुक्त समाज में यह एक संवेदनशील विषय है कि वहां के लोग दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रतिक्रिया न दे जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी तरह के दंगों का जन्म हो सके और जिससे समाज के किन्हीं भी प्रतिबंधों का विरोध न हो सके। लेकिन समस्या यह है कि सभी समाज समान नहीं होते हैं और इसीलिए प्रत्येक समाज को एक स्वतंत्र सोशल मीडिया के नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए अपने तंत्र को विकसित करना होगा। साथ ही साथ सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटरनेट का मुख्य स्रोत भारत में ही रहे और उनका जनता की शिकायत से संबंधित निवारण तंत्र भी भारत में हो। इस प्रकार स्थानीय सरकार का इंटरनेट की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण हो पाएगा और ऐसी गतिविधियां जो कि किसी नकारात्मक परिस्थिति को जन्म देती है उनका प्रसारण रोका जा सके। लोकतंत्र के सिद्धांत व व्यवहार में आवश्यक रूप से समरूपता नहीं है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त कभी कभी ही अस्तित्व में आती है। सच्चाई यह है कि यदि लोकतंत्र को सफल होना है और यह सबके लिए आवश्यक रूप से उदार हो तब कुछ निश्चित कर्तव्यों व सीमाओं के बीच संतुलन रखना होगा। लोकतंत्र आशा करता है कि मानव जाति मूल रूप से बौद्धिक व अनुशासित होगी, पर वास्तविकता में बहुत कम ही ऐसा दिखाई पड़ता है। इसलिए प्राय लोकतंत्र में स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है। लोकतंत्र को अपनी स्वतंत्रता पर गर्व होता है, पर यही स्वतंत्रता बदले में मतभेद देती है या पैदा करती है। कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से कोई और दूसरी शासन पद्धति जिसके अंतर्गत एक श्रेष्ठ सरकार कैसी चलाई जाए पर एक पुस्तक लिख सकता है। फिर भी यह मतभेद बहुत दिनों तक चल सकता है और यह भी हो सकता है कि लोकतंत्र देश की एकता व सामाजिक ढांचे के लिए खतरनाक साबित हो। विपरीत परिस्थितियों का सामना शक्ति से करे, इस संबंध में लोकतंत्र का हाथ बंधा हुआ है। इसके लिए वह ज्यादा शक्ति व शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है और यदि प्रयोग किया गया तो लोकतंत्र का समापन ही हो जाएगा। परंतु यदि इसी तरह विरोध को अनियंत्रित हो जाने देंगे तो यह और भी नष्ट होता नजर आएगा। एक उदारवादी व्यवस्था मानव जाति व संस्था को मूल रूप से एक सुव्यवस्थित शासन देती है, पर यह बहुत अधिक व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मुश्किल लगती है। एक समुदाय एक बड़े समूह और सबसे छोटा समूह में भी आजादी खोजना शुरू कर देता है। इस तरह की छोटी छोटी हस्तियों का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और शीघ्र ही वे दुर्व्यवस्था का शिकार हो जाती है। स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के मूल आधार है, पर क्या इन दोनों सिद्धांतों में स्वाभाविक रूप से अंतर नहीं है? जहां एक और प्राचीन मानव जाति के व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देती है तथा उसकी मानसिक क्षमता को विकसित कर उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने व किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी तरफ समानता के क्षेत्र में इस तरह के स्वभाव पर प्रतिबंध है तथा देश व समुदाय के सामूहिक कल्याण के लिए इस तरह की व्यक्तिगत आकांक्षाओं को बढ़ावा नहीं देना है। स्टॉप।